अच्छा स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम लोगों को कोलिजन ही कंटिन्यू करना था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो कोलिजन है वो दो टाइप के हैं, एक तो इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। और हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन भी किया था, जिसमें कि दो बॉडीज जब हेड ऑन कोलाइड करती हैं, हेड ऑन कोलिजन का मतलब भी बताया था कि जिसमें कि डेविएशन नहीं होता कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी एक ही लाइन पे रहती है। तो उस हेड ऑन कोलिजन में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमने उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट की थी। ओके, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और हेड ऑन कोलिजन के लिए ही फिलहाल डिफाइन कर रहा हूँ, आगे जाके उसको हम ऑब्लिक के लिए भी करेंगे। ओके, और उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम लोगों के लिए। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली स्मॉल ई लिया जाता है इसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। और ये होता क्या है, तो बेसिकली ये जो है ये एक रेशो है। ओके, और ये रेशो किस चीज का है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशो है जो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में होती है बॉडीज की। ओके, ये सब चीज अभी बताता हूँ। आप देखो कि जो हमने डेरिवेशन किया था लास्ट टाइम हेड ऑन कोलिजन का, जिसमें हमने वेलोसिटीज निकाली थी, तो वहां पे हमने जब डेरिवेशन किया था तो उस डेरिवेशन में एक इक्वेशन नंबर 4 आई थी। ओके, अगर आप उस इक्वेशन को भी चेक करो तो यू विल सी कि वो जो इक्वेशन थी वो ये थी, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ओके, और ये जो v1 v2 u1 u2 थी, ये इनिशियल वेलोसिटीज थी। u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज थी दोनों कोलाइडिंग बॉडीज की, और v1 v2 फाइनल वेलोसिटी थी। ओके, और हम वन डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं, लाइक दिस। अगर ये चल रही है u1 से, ये चल रही है u2 से, ये चलेगी फिर v1 से और ये v2 से। ओके, ये मास m2 है, m1 है कोलिजन के बाद, ये मास m2 और m1 कोलिजन से पहले। ठीक है, ये उल्टा भी लिख सकते हो, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब ये जो इक्वेशन थी ये हमने कैलकुलेट की थी, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, और फिर याद करो कि जो हमने डेरिवेशन किया था वहां से एक इक्वेशन बीच में आई थी, और ये इक्वेशन 4 थी हमारी डेरिवेशन के टाइम पे। ओके, अच्छा, इसमें मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। और अब u1 माइनस u2 को नीचे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या है, ये v2 माइनस v1, v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की m2 की, और v1 फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, ये सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, ये फर्स्ट बॉडी की। अगर मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करता हूँ तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो ये जो v2 माइनस v1 है ना, ये दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे u1 माइनस u2 ये जो आ रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है कोलिजन से पहले। देखो ध्यान रखना कि कोलिजन से पहले ये बॉडी फास्ट चल रही होगी और ये स्लो होगी, तभी कोलिजन होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 ली गई है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस बॉडी पे बैठ के और इसको देखें तो आप देखोगे कि ये बॉडी जो है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, सो इट इज u1 माइनस u2। तो इस बॉडी पे बैठ के जब आप इस बॉडी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बॉडी आ रही है इस बॉडी की तरफ विद ए वेलोसिटी u1 माइनस u2। वही जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है उसी के, है ना, उसी के थ्रू। तो ये जो u1 माइनस u2 है ये इस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी आते हुए दिखेगी इस बॉडी को, मतलब इसके रेस्पेक्ट में। ओके, तो इसीलिए हम u1 माइनस u2 को बोलते हैं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, क्योंकि इस बॉडी पे बैठ के ये बॉडी हमें कितनी वेलोसिटी से आते हुए दिखेगी, सो इट इज u1 माइनस u2। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाती है। अच्छा, पहले तो अप्रोच होता है, कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद में फिर सेपरेशन होता है। ओके, तो अब आप देखोगे कि शुरू में u1 बड़ा था u2 से,
ओके, और बाद में कोलिजन के बाद ये बड़ी हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोलिजन होगा तो जो बॉडी फास्ट थी वो स्लो होती है, और जो स्लो होती है वो फास्ट हो जाती है। ओके, तो शुरू में ये बॉडी स्लो थी और ये फास्ट थी, तो कोलिजन के बाद ये फास्ट हो जाएगी, मतलब ये तेज चलेगी, ये थोड़ी स्लो चलेगी। ओके, तो अब आप देखोगे कि अगर मान लो हम इस पे बैठ के इसको देखें तो ये कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगी, तो इट इज v2 माइनस वी1। ओके, अब ये जो v2 माइनस वी1 है ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाता है। तो u1 माइनस u2 इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 माइनस v1 इज द फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये जो रेशो है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इनका जो रेशो है इसी रेशो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली दिस रेशो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ई। ओके, और इस केस में ये जो ई है वो 1 के बराबर आया है। ओके, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ई, सो ई इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये मैंने इक्वेशन कहाँ पे ली थी, तो ये इक्वेशन हमने ली थी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ओके, अच्छा क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है, तो नॉर्मली 1 से बड़ा तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि 1 से बड़े होने का मतलब है देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो हम प्रैक्टिकल कोलिजन्स लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल कोलिजन्स में हम क्या मानते हैं कि लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। ओके, बट पॉइंट इज दिस के इन इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है उसमें लॉस गेन दोनों लिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये मानते हैं कि कोलिजन के टाइम पे लॉस हो रहा है, तो इसलिए ई की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर व्हेन देयर इज नो लॉस इलास्टिक कोलिजन। ओके, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में ई की वैल्यू 1 होती है। और अगर मान लेते हैं कि देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, तो फिर ई की वैल्यू 1 से कम होती है। सो ई इज लेस देन 1 फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अच्छा एक और भी बताया था जिसमें कि हमने बोला था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो था जिसमें कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो गई थी कोलिजन के बाद। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की सेम हो जाती है, v2 और v1 सेम हो जाते हैं, तो फिर उस केस में ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो अगर ई 0 है तो इसका मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके ना, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है, जब फाइनली दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाए कोलिजन के बाद, है ना। तो ई से हमारे को पता चलता है कि क्या ये किस टाइप का कोलिजन है ये। ठीक है, एक तो पॉइंट ये, ई की वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। कितनी एनर्जी का लॉस होगा या कितना एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी, तो ये ई बताता है। ठीक है, अगर ई 1 है नो लॉस इलास्टिक कोलिजन, अगर ई 1 से छोटा है तो इन इलास्टिक कोलिजन देयर मस्ट बी सम लॉस। ठीक है, और अगर ई 0 है देन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम लॉस, है ना। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है। ओके, अच्छा अब पॉइंट ये आता है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मान लेते हैं कि हेड ऑन कोलिजन्स चल रहे हैं। ओके, अभी ऑब्लिक कोलिजन तो बाद में देखेंगे, तो अभी मान लेते हैं कि हेड ऑन कोलिजन चल रहा है। अब हेड ऑन कोलिजन में अगर आपको इलास्टिक कोलिजन दे दिया जाए या इन इलास्टिक कोलिजन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए भी फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो आपका तरीका क्या होगा, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका ये होता है, जब भी कोलिजन्स के क्वेश्चंस आप लोगे तो देखो ध्यान दो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहला काम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना। ठीक, क्योंकि मोमेंटम का कंजर्वेशन हर कोलिजन के केस में लगता ही है ना, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स आता नहीं, जो भी फोर्सेस होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए जो सिस्टम का मोमेंटम है वो फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। और ये भी बताया था कि इंडिविजुअली दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम का दोनों बॉडीज का मिला के जो नेट मोमेंटम है वो सेम रहता है।
ठीक, तो एक इक्वेशन हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लगानी चाहिए। और दूसरी इक्वेशन कौन सी लगाएं? तो दूसरी इक्वेशन हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की एक इक्वेशन बनती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक इक्वेशन बनती है, और फिर उनको सॉल्व करके हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग का। तो अब एक अदर क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें कि हम इस तरीके को अप्लाई करते हैं, राइट। सो लेट अस सी। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है कि एक मास है m विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ, इट इज नॉट रफ, इट इज स्मूथ, म्यू इज 0। और एक और ब्लॉक है जिसका मास 2m है और ये u स्पीड से आ रहा है। ठीक है, नाउ इट विल मेक कोलिजन विद दिस मास, राइट। अब जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो उसके बाद में ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा। तो क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग का। और कोलिजन जो है वो ऐसा दिया हुआ है कि फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि इलास्टिकली कोलाइड करता है और सेकंड केस में ये इनइलास्टिकली कोलाइड करता है विद ई 0.5। तो दोनों केसेस में व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अभी इसके दो पार्ट हो गए एक्चुअली क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो इनके कोलिजन का हो जाएगा और फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होगा। ठीक है, जिससे कि हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कोलिजन देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में कोलिजन देखना है। अगर इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, हमारे को बेसिकली ये चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या बनेगी। ओके, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी 0 है बिकॉज इट वाज एट रेस्ट। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी u है। कोलिजन के बाद जब ये यहाँ आके कोलाइड करेगा इसके साथ, तो उसके बाद में जो इसकी वेलोसिटी है 2m की, वो कितनी होगी। तो वो मान लेते हैं वो v डैश है और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक, तो पहले हमें इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद। ठीक, अब इसके लिए हमारे को कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाना है और कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप दो इक्वेशंस बना लो। ओके, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक, तो अब 1 और 2 आप देख लो कि किसको लेना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको 1 माने और किसको 2 माने। तो चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ओके, तो v2 का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अब ये बॉडी जो है वो मैंने यहाँ दिखाई है 2m मास की और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v डैश। तो इसको मैं v डैश लिख देता हूँ। v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये मेरी फर्स्ट बॉडी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने v दिखाई है। तो v डैश माइनस v। u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। नाउ ये मेरी फर्स्ट बॉडी है और ये शुरू में रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, ये सेकंड बॉडी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 1 होगी। तो 1 इज इक्वल टू v डैश माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस u एंड देयरफॉर v डैश माइनस v इज इक्वल टू माइनस u। तो देखो ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, जो मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाई है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन वो बनेगी हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ओके, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियली इसके पास मोमेंटम है कितना, 2mu मास इनटू वेलोसिटी। इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये रेस्ट पे थी। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, ये बॉडी चल रही है v से, तो मास इनटू v। ये बॉडी चल रही है v डैश से, सो मास इनटू वेलोसिटी, मास इज 2m इनटू v डैश। ठीक है, तो m कैंसिल। तो अब ये आ गया 2v डैश प्लस v इज इक्वल टू 2u, है ना। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, बात एक ही है। तो अब ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, देखो ना, वी कैन सॉल्व देम। दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों को ऐड ही कर दो। तो जब ऐड करोगे तो माइनस वी और प्लस वी कैंसिल हो जाएंगे और हमारा वी डैश आ जाएगा, है ना। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट अभी मैंने ऐड किया था तो v कैंसिल हो गया था। अच्छा, अब v डैश आ गया तो v डैश को वैल्यू को इधर या इधर डाल के भी निकाल देना, है ना। दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमें। तो चलो पहले दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप ऐड करेंगे 1 and 2, सो ऐड 1 and 2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको और इसको ऐड करें, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, इसको और इसको ऐड करें, सो 3v डैश
is equal to minus u plus 2u, so it will be u, and therefore जो v डैश है वो u by 3 आ गया, ठीक। तो v डैश आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई u by 3। अच्छा अब देखो v, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगा, तो यहीं पे डाल देता हूँ मैं v डैश u by 3, सो दिस विल बी v dash minus v is equal to minus u. What is v dash? It is u by 3. So u by 3 minus v is equal to minus u. तो इसको इधर ले जाते हैं इसे इधर, so u by 3 plus u is equal to v. Okay, so this will be v is equal to 4 u by 3. तो देखो ये वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज पता चल गई, है ना। तो हमेशा ऐसे ही करना, ये सबसे आसान तरीका होता है। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बनाओ, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, और फिर सॉल्व कर दो। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं, राइट। अच्छा अब v आ गया मेरे पास, तो अब इस बॉडी को वेलोसिटी मिल गई है कितनी, 4u/3। अब इसके बाद में ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और हमें पता है कि जिस टाइम पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है, ये हम अब पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि जिस टाइम पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो उस टाइम पे ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। तो जब ये बॉडी रेस्ट पे आएगी तो फिर हम ये सोचेंगे कि इसके पास तो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब जब ये बॉडी ने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो उस टाइम पे ये बॉडी रुक गई, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई है वो कहाँ गई। तो बेसिकली जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन जितना भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो गई, और वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो जीरो हुई है, जो खत्म हुई है, वो कहाँ गई, तो वो स्प्रिंग को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कोलिजन के बाद हम ये कह सकते हैं दैट लॉस in kinetic energy of mass m is equal to gain in potential energy of the spring, लिख सकते हैं ना, राइट। तो ये हमारी अब एनर्जी का कंजर्वेशन चालू हो गया। कितना लॉस हुआ इसका, तो सारी वेलोसिटी ही जीरो हो गई है, इसका मतलब कि सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। कितनी थी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², और वो कहाँ चली गई, वो इसको मिल गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसकी हाफ mv² सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, और वो किसको मिल गई, इसके पास, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, हाफ k(x²). सो दिस इज हाफ k(x²). तो यहाँ से देखो हाफ कैंसिल हो जाएगा, v तुम निकाल चुके हो 4u/3, इसको यहाँ डाल देते हैं और फिर x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो x आ रहा है वो आ रहा है m/k और v, सो v√m/k, है ना। ये x की वैल्यू आएगी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो, और v हमें पता है, v इज दिस 4u/3, तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज 4u/3 m/k। तो ये मेरा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन आफ्टर द कोलिजन, ठीक। अच्छा अब अगर मैं सेकंड पार्ट चाहता हूँ तो इस पूरे कैलकुलेशन में कहाँ चेंज होगा, तो बस एक जगह चेंज कर देना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो e था इसको मैंने 1 लिया था, अब इसको 0.5 ले लो। 0.5 का मतलब 1/2, हाफ, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। और फिर अब ये वाली जो पहली इक्वेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पे 1/2 लिखते हो सेकंड पार्ट के लिए, दिस इज टेकन एज 1/2 क्योंकि 0.5 है ना, तो 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा -u/2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये सेम रहेगी। अब क्योंकि पहली इक्वेशन चेंज हो गई, सेकंड इक्वेशन वही है, तो अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो v डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करके और नए वैल्यू ऑफ v डैश और v निकाल सकते हो, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में तुम्हारी जो नई वैल्यू आएगी v की, ओके, नाउ इट विल चेंज। तो उसके बाद में फिर सेम कॉन्सेप्ट, दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि v चेंज हो चुका है तो इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो कि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, इलास्टिक लिया हमने, इनइलास्टिक लिया, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, e की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो अच्छा अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि ये चीज़ और पक्की हो जाए, राइट। ऐसे देखो अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमने दो मासेस को m और 2m को
बी और सी जिनका नाम दिया गया है उनको एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है के, जिसका कांस्टेंट के है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है फिर से एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। नाउ दिस ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u कम्स एंड कोलाइड विद b, ठीक है। तो ये इसके साथ कोलाइड करता है और लिखा हुआ है दैट मास ए कोलाइड विद b इलास्टिकली, तो इलास्टिक कोलिजन है। देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे को कैलकुलेट करनी है कि इनकी वेलोसिटीज क्या होगी। और इसमें देखो मेन पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का, तो अब उस टाइम पे ये बॉडीज जो होंगी वो रेस्ट पे नहीं होंगी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक वॉल दी थी। तो वॉल के केस में जब ये कंप्रेस हुआ था तो जो फाइनल वेलोसिटी थी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमने जीरो ली थी, जो पिछला क्वेश्चन था, है ना। और ये बोला था कि इसकी सारी जितनी भी लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी थी, हाफ mv², पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को लॉस मान लिया था। इस केस में ऐसा नहीं होगा, ओके। क्यों? क्योंकि फाइनली ये दोनों बॉडीज चल रही होंगी, ओके। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होता है स्प्रिंग का या मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है, तो उस टाइम पे स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होती है ना। ये हम पहले कर चुके हैं और बता भी चुका हूँ मैं कि अगर मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है और इस टाइम पे ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में है, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ पे लगाना होगा, राइट। तो अब इसको लगाते हैं जरा, ओके। तो अब हमारे को देखो करना क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का कोलिजन कंसीडर करो, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि कोलाइड विद बी इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास सेम है। तो अगर सेम मास में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस केस में बताया था कि जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो हमारे को इसमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो जब ये आके कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी b को और इसकी वेलोसिटी से मिल जाएगी। इसका मतलब कोलिजन के बाद ये जो b होगा ये u वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा और जो a है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ओके ना। द ब्लॉक A विल कम टू रेस्ट एंड B विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, अच्छा देखो फिर से कि जब ये इससे टकराएगा तो क्या स्प्रिंग का फोर्स इस पे आएगा? तो नहीं, क्योंकि फिर हम ये मानते हैं कि ये जो टकराना होता है, जो कोलिजन होता है, ये इंस्टेंटली होता है। तो जस्ट इंस्टेंट कोलिजन हुआ और उस टाइम पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई और फिर ये चलना शुरू हुआ, जिसके कारण अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, सम फोर्स F, और इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ द सेम फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है उस पूरे स्प्रिंग में फोर्स तो सेम होता है ना। जब उधर से बॉडी आएगी, जब बी वाली बॉडी आगे आएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, राइट। और जब कंप्रेस होगा तो वो क्या करेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उल्टा फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो अब ये बॉडी इधर आ रही है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ये बॉडी रेस्ट पे थी, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। आप देखो इससे होगा क्या, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। वो ये होगा कि इसके पास वेलोसिटी u थी और इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है कि रिटार्डिंग फोर्स है? तो इसमें रिटार्डेशन होगा, तो इसका मतलब कि जो b है वो रिटार्ड करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अच्छा इसमें क्या होगा, ये रेस्ट पे था, इस पे फोर्स आ गया तो ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, इसमें इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक वेलोसिटी कम हो रही है, एक वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक टाइम आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगी। वो जो इंस्टेंट होगा जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी बराबर होगी, वो ही वो इंस्टेंट होगा जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है। वो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, दोनों एंड्स की वेलोसिटी बराबर होगी, तो उस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है ना। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन आप लोगे तो तब इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल लेना, ओके। और मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि मान लेते हैं कि ये B है और इनके बीच में ये स्प्रिंग है जो कंप्रेस हो चुका है और फिर ये C है, ठीक। अब एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ये B से चल रहा है, ये भी B से चल रहा है।
ओके, तो ये सिचुएशन थी जस्ट कोलिजन के बाद, इसको वेलोसिटी u मिली थी, ये रेस्ट पे ही था, और जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ उस टाइम पे दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं। ओके, तो कोलिजन के बाद ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। ठीक, अब अच्छा इसमें एक चीज और देखो कि इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूँ इन दोनों का नेट, तो वो जीरो आएगा, क्योंकि जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना इस पे लग रहा है, बट दे आर अपोजिट। तो इसलिए जो नेट फोर्स है इस सिस्टम के ऊपर तो वो जीरो है। और वैसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्सेज हैं, तो इंटरनल फोर्सेज तो मोमेंटम चेंज कर नहीं सकते। तो अगर दो बॉडीज के बीच में कोई स्प्रिंग लगा होता है तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स बन जाता है, तो दोनों बॉडीज को मिला के जो सिस्टम बन रहा है, ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इसके मोमेंटम को वो चेंज नहीं कर सकता। कौन? स्प्रिंग। ठीक है ना, तो क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स तो इक्वल और अपोजिट है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाते हैं। कैंसिल होने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है उन दोनों का जीरो आता है, और एक्सटर्नली और कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूँ। ओके ना, इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से रिपीट कर लेना, एक दो बार और सुन लेना। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में स्प्रिंग आ जाए तो वो जो एक सिस्टम बनेगा, कपल्ड सिस्टम कह सकते हो। ओके, तो इस केस में जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, तो नेट फोर्स इसका खत्म हो जाता है, और इसलिए इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से और यहाँ तक कंजर्वेशन लगाता हूँ, दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना है? सो इट इज मास इनटू वेलोसिटी mu। इसका मोमेंटम जीरो, क्योंकि तो रेस्ट पे था, तो प्लस जीरो। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे, ठीक है, ये मास है m और ये मास है 2m, तो दिस m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी। तो आप देखो कि mu इज इक्वल टू 3mv, सो m गेट्स कैंसल्ड, सो v इज इक्वल टू u बाई 3। तो देखो वेलोसिटी आ गई दोनों मासेस की, जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है तो इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी होगी u बाई 3। ये वाला पार्ट है वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी एट दैट इंस्टेंट। ठीक, अच्छा अब कंप्रेशन कितना हुआ है, तो इसमें जो x है वो कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें फिर वही एनर्जी का कंजर्वेशन। आप देखो कि इस सिस्टम की एनर्जी यहाँ कितनी थी और इस सिस्टम की एनर्जी यहाँ कितनी है। ओके, आप देख सकते हो, अगर आप उससे करना चाहते हो लॉस और गेन से, वहाँ से भी कर सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, उतना ही फिर गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलो वही कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालता हूँ कोलिजन के बाद। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसके पास थी हाफ mu²। ठीक है ना, ये रेस्ट पे था। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, so this will be half mv² plus half mv², तो half mv² plus half 2mv²। ठीक है ना, तो हाफ v² कॉमन ले लें तो 2m plus m 3m हो जाएगा, so this is half 3mv²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब आप देखो कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ओके, फाइनल में v की वैल्यू डाल दो, जो u बाई 3 यहाँ डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा हाफ 3m v का स्क्वायर u² by 9। So now this will become half mu², half mu² और ये 1/3 हो रहेगा, तो 1/3 में जरा बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। जस्ट ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इस टाइप से कि मैं कंपेयर कर सकूँ इसको और इसको। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की। आप दोनों को देख के पता लगा सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल की 1/3 है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ये कहाँ जा रही है, तो ये स्प्रिंग को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं लिख सकता हूँ दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ masses। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द masses इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो कितना लॉस हुआ, तो दिस माइनस दिस है ना, दिस माइनस दिस,
तो अब आप इन दोनों को माइनस कर लो जरा, तो लॉस ही निकाल देते हैं दोनों को माइनस करके जरा। ओके, सो लॉस विल बी हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस 1/3 ऑफ हाफ एम यू स्क्वेयर। तो हाफ एम यू स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, दिस इज हाफ एम यू स्क्वेयर, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/3 which is 2/3, है ना। So this is 2/3 of half mu square. So 2/3 of half mu square, right? अब आप देखो कि इसको मैं हटा देता हूँ। अब now you can see half mu square मैंने कॉमन ले लिया, it is 1 minus 1/3, now 3 minus 1 2/3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब देखो क्या बचा, it is 1/3 mu square. So this is the loss, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सो 1/3 mu स्क्वेयर, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेयर। अब मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो x विल बी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो 2m/3 के अंडर रूट u, सो इट इज 2m/3 के, और u बाहर आ जाएगा, ये x की वैल्यू आएगी। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। अच्छा, यही क्वेश्चन करने का ध्यान रखना, जब भी दो बॉडीज के बीच में एक स्प्रिंग हो तो उसको में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का जो ध्यान रखेंगे। आगे इसका एक और तरीका भी बताऊंगा, जब सेंटर ऑफ मास कर लेंगे तो फिर वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और थोड़े छोटे तरीके से सॉल्व हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको जरा ध्यान रखना। ओके, तो अब आगे चलते हैं और एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा सुन, देखो जो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दो बॉडीज के बीच में एक स्प्रिंग लगाया हुआ है और हमारे को जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होती है, और एट दैट टाइम जब ये दोनों वेलोसिटी सेम होती हैं तो इसमें जो कंप्रेशन है या जो एक्सपेंशन है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर इसमें एक्स मैक्सिमम है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की, यू हाफ के एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हुई, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इस चीज को अगर नॉर्मल बॉडी से जोड़ता हूँ, देखो जैसे एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में एक इलास्टिसिटी होती है ना, जिसके कारण उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है जो उसे वापस लाने की कोशिश करता है। ओके, तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो गया, और फिर जैसे तुमने फोर्स हटाया तो फिर वापस आता है, राइट। तो ये टेंडेंसी हर बॉडी में होती है, कम या ज़्यादा। ओके, तुम किसी भी बॉडी को अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। जैसे एक बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे एक रबर की बॉल है, ओके, उस बॉल को हाथ में लेके और आप उसको थोड़ा कंप्रेस कर दो। जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो जो बॉल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, मतलब वो डिफॉर्म हो गई। जैसे स्प्रिंग को हमने जब फोर्स लगाया तो वो भी डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्मेशन का मीनिंग शेप का चेंज होना नहीं होता, डिफॉर्मेशन का मीनिंग है डायमेंशंस का चेंज होना। अब वो डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, अगर लेंथ चेंज हो गई वो भी डिफॉर्मेशन है, ब्रेथ चेंज हो गई वो भी डिफॉर्मेशन है। तो एक बॉल जो सर्कुलर थी तुमने उसे कंप्रेस कर दिया तो उसकी शेप जो है वो अब सर्कुलर नहीं रही, तो जैसे ही उसकी शेप चेंज हुई तो वो डिफॉर्म हो गई, तो उसके डायमेंशंस में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। तो जैसे जब स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होती है, वो कंप्रेस होता है या एक्सपेंड होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से जब किसी बॉडी को तुमने डिफॉर्म कर दिया, एक बॉल को तुमने डिफॉर्म कर दिया, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, अच्छा, इसका मतलब कि उसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्सेस आएंगे। ओके, इसीलिए जब तुम उस बॉल को छोड़ते हो तो वो दोबारा से सर्कुलर हो जाता है ना, वो फिर से सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब कि उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्सेस थे, बिल्कुल वैसी जैसे स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं। ओके, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं ये हर बॉडी में होते हैं। ओके, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म दैट बॉडी। ओके, वो बॉडी हाईली इलास्टिक कहलाती हैं। ओके, जिस बॉडी में, इसे ध्यान से सुन लेना, जिस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उन बॉडीज़ को डिफॉर्म करना मुश्किल होता है। ओके, जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग सॉफ्ट है,
ओके, और एक स्प्रिंग हार्ड है। तो हार्ड स्प्रिंग का मतलब है कि जब आप उसे कॉम्प्रेस कर रहे हो तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उल्टी डायरेक्शन में तुम्हें अपोज करने के लिए। इसका मतलब उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो उन स्ट्रांग रिस्टोरिंग फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफॉर्म दैट स्प्रिंग। तो जिस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे उस स्प्रिंग की लेंथ को छोटा या बड़ा करना मुश्किल है। इसी तरीके से जिस बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उस बॉडी को डिफॉर्म करना मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रबर है, रबर को डिफॉर्म करना आसान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस कम हैं। जबकि अगर कोई स्टील की बॉल हो और स्टील की बॉल को तुम पकड़ के कॉम्प्रेस करो तो आप उसे डिफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं और तुम उतना ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पा रहे बाहर से, है ना। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होते हैं वो हाईली इलास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। ओके, उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा कहलाती है। तो इलास्टिसिटी जो वर्ड है ये एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स से। जिस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इलास्टिक बॉडी होगी, और रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा होने के कारण इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म दैट बॉडी। ओके, तो लेकिन एक पॉइंट तो है कि हर बॉडी को तुम किसी ना किसी फोर्स के थ्रू डिफॉर्म कर सकते हो। कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी आज तक नहीं बनी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि इतने ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्सेस उसके अंदर हैं कि आप उसे डिफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। एक जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है वो होती है जो पूरी डिफॉर्म, जो कभी डिफॉर्म ही ना हो पाए। इतने ज़्यादा अंदर से रिस्टोरिंग फोर्सेस बनते हैं कि आप उसको डिफॉर्म ही नहीं कर सकते। ओके ना। तो लेकिन हम फिर भी, जैसे स्टील की कोई बॉडी है, इस एक स्टील की कोई बॉल है, ओके, बॉल बेरिंग्स होते हैं ना, तो उनको हम मान लेते हैं कि ये इलास्टिक बॉडीज़ हैं। ओके, तो इलास्टिक बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म देम। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास में बॉडी है और अब वो दो बॉडीज आकर टकराती हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बॉडी है, तो प्रैक्टिकल बॉडी है तो जब टकराएगी तो वो डिफॉर्म भी होगी। ओके, तो डिफॉर्मेशन होगा उसमें। जैसे यहाँ पे जब एक दूसरी बॉडी आकर टकराई थी पिछले क्वेश्चन में, तो ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया था। डिफॉर्म का मतलब कॉम्प्रेशन हो गया था। तो इसी तरीके से जब दो बॉडीज टकराती हैं तो वो भी डिफॉर्म हो जाती हैं। ओके, अब होता क्या है कि पहले जब दो बॉडीज आ रही हैं, मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो ये बॉल या कोई भी बॉडीज टकराती हैं, उसके बाद में डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन के बाद में फिर रिफॉर्मेशन होता है, और फिर बॉडीज वापस चली जाती हैं। ओके, इसको अगर तुम एक बॉल और बॉल के हेल्प से समझो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे एक बॉल है, ओके, ये एक बॉल है और ये बॉल, ये एक बॉल है। अब ये जो बॉल है वो पूरी सर्कुलर है। ठीक, अब ये बॉल जाके इससे टकराती है। तो अगर मैं टकराने के बाद इसके अलग अलग इंस्टेंट पे फोटो खींचता हूँ और डायग्राम्स बनाता हूँ तो वो कैसे होंगे। तो बेसिकली आप देखो कि सबसे पहले बॉल जाके टकराएगी, ओके, और ये यहाँ आएगी। तो लेट अस से दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉल। जस्ट जब ये टच हुई है t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये u वेलोसिटी से आके टकराई या v वेलोसिटी से, कुछ भी ले लो, u वेलोसिटी मान लेते हैं, इससे आके टकराई है। अब क्या होगा इसके बाद में, अब यहाँ से जब ये टकराएगी तो ये जो बॉल है वो इस पे उल्टा फोर्स लगाएगी, है ना। ये बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगी राइट की तरफ, और ये बॉल बॉल पे फोर्स लगाएगी लेफ्ट की तरफ। तो वो जो लेफ्ट वाला फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी से उल्टा होगा, वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। और इस फोर्स के कारण जो वॉल का फोर्स आ रहा है इस पे, वो एक बहुत ही लार्ज फोर्स होगा, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंटली होता है काम। बताया था कि जो इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उसका नाम हम रखते हैं इम्पैक्ट। तो एक इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट का मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बहुत बड़ा फोर्स, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फोर्स आता है एक्चुअली। तो अब अगर हम ये माने कि यहाँ से फोर्स आ रहा है तो इसके कारण क्या होगा, ये जो बॉल है अभी डिफॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट मोमेंट में मैं इसको कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, ये हमारी बॉल हो गई है, ओके ना, ये डिफॉर्मेशन शुरू हो गई इसमें। ओके, अभी भी इसमें कुछ वेलोसिटी बची है u डैश। ओके, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया ये। इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0।
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखो ये होता है लेकिन हमें दिखता नहीं। ओके क्या इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता होगा? तो हाँ, मैं तुम्हारे को इसका अभी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि एक बॉल किसी बैट से जाके जब टकराती है तो वो कैसे डिफॉर्म होती है। ओके, अब ये लेकिन डिपेंड करेगा कि कितना डिफॉर्मेशन होता है कि हमारी बॉल कैसी है। अगर ये हाईली इलास्टिक बॉल है तो फिर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल है, ओके, कुछ इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कम डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिसिटी कम है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। जैसे रबर की बॉल है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होगी, है ना। स्टील की बॉल भी डिफॉर्म होगी लेकिन थोड़ी कम होगी क्योंकि इलास्टिक है ना, इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इस टाइम पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। तो अब जब ये आई थी तो यू वेलोसिटी से आई थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, और इस इंस्टेंट पे वो सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। कहाँ गई? तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इसी बॉल में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है केस कि जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होता है तो उस टाइम पे इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम होती है, ओके। और अगर ये रेस्ट पे होती, मान लो यहाँ पे वॉल होती, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती तो इसकी भी 0 होती। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल है तो वॉल की वेलोसिटी 0 है तो फाइनली इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई। और उस इंस्टेंट पे जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस स्प्रिंग में। जैसे यहाँ पे जब इनकी और इनकी वेलोसिटी सेम होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कुछ थी ½ m u², लेकिन यहाँ तक आते आते वो 0 हो गई। तो कहाँ गई? तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल कैसे आ गई? बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। किसकी डिफॉर्मेशन? हो सकता है कि बॉल और वॉल दोनों की डिफॉर्मेशन हो, तो दोनों में मिला के पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी। और अगर हम ये मान रहे हैं कि भाई वॉल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ बॉल में डिफॉर्मेशन हुआ है, तो फिर बॉल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो सारा इस बॉल में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद? जब ये बॉल, अब यहाँ से डिफॉर्मेशन तो ये हो गया, अब रीफॉर्मेशन होगा। रीफॉर्मेशन का मतलब अब ये यहाँ से फिर इस पोजीशन पे पहुँचेगी और फिर यहाँ से ये इस पोजीशन पे पहुँचेगी, ओके। इसका मतलब पहले ये यहाँ से यहाँ आती है, इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, और फिर इलास्टिक फोर्सेस के कारण अब ये अपने आप को फिर से रिफॉर्म करती है बॉडी, और जब रिफॉर्म करती है तो फिर ये यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचती है और यहाँ से फिर इस पोजीशन पे पहुँचती है। तो जब ये फिर वापस सर्कुलर हो गई तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो फिर ख़त्म हो गई क्योंकि बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गई। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई, अब वो कहाँ गई? अब वो फिर से बॉडी में आ गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और अब ये इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस चली जाती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि अगर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी और फिर वापस ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो अगर इस प्रोसेस में पहले जब डिफॉर्मेशन हुआ और फिर जब रिफॉर्मेशन हुआ तो कंप्लीट रिफॉर्मेशन अगर हो गया, इसका मतलब कि सिस्टम की है कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचेगी। जैसे कि स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ो, अब वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचती। तो इसी तरीके से अगर कोई बॉडी डिफॉर्म की जाए और फिर उसे छोड़ दें और वो रिफॉर्म हो गई पूरी, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं बचा, इसका मतलब उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी 10 जूल के साथ आई थी, ओके। अब यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। तो ये जो सारी काइनेटिक एनर्जी है ये कहाँ चली गई? ये पोटेंशियल में चली गई। कितनी? 10 जूल। तो इस इंस्टेंट पे जितना भी लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो पोटेंशियल बन गया। अब उल्टा सोचो कि अब ये फिर पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में। अगर सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी अगर सारी काइनेटिक में आ गई तो इसका मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन, ओके। और अगर इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन रह गया तो फिर कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें रह गई, मान लेते हैं 2 जूल, तो फिर काइनेटिक कितनी बचेगी? 8 जूल। तो अब देखो लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ये हो गया कि इन इलास्टिक कोलिजन,
क्योंकि एक इनइलास्टिक बॉडी बन गई है। ओके ना, इलास्टिक बॉडीज वो होती हैं जो डिफॉर्मेशन को कम्प्लीटली रिफॉर्म कर लें। ओके, उनमें कोई डिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आता है कि वो उसको बॉडी को डिफॉर्म ही नहीं होने देता, तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। ओके, तो अब यहाँ पे ये पोटेंशियल जो 2 जूल है ये कैसे रह गई इसमें, क्योंकि ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है बॉडी। ओके, बॉडी लगी, रेस्ट पे आई, काइनेटिक का पोटेंशियल बना। अब पोटेंशियल का वापस सारा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई है, और जब बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो फिर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी बची रह जाती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बची रह गई तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, है ना। तो ये प्रोसेस होता है एक्चुअली, राइट। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और भी है कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है, यहाँ से यहाँ पहुँचती है और फिर वापस जाती है, तो क्या जो फोर्स लगा रही है बॉल, या इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, क्या वो कांस्टेंट होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, यहाँ पे फोर्स 0, क्योंकि जस्ट ये भी टच हुई थी, उसके बाद में फिर इसने बॉल को प्रेस किया तो फोर्स बना, फिर और प्रेस किया तो और फोर्स बना, फिर और प्रेस किया और फोर्स बना। मतलब जैसे जैसे ये बॉल यहाँ से इस सिचुएशन में आती है और इस सिचुएशन में आती है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है। बॉल जो है वो बॉल को प्रेस करती जा रही है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो फोर्स है वो बढ़ रहा है, यहाँ जाके फोर्स मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, और फिर जब यहाँ से वापस जाती है तो फिर फोर्स कम होना शुरू होता है। तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन द फोर्स इंक्रीजेस, एंड ड्यूरिंग रीफॉर्मेशन द फोर्स डिक्रीजेस। इसका अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो नॉर्मली कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स होता है वो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज होता है, लाइक दिस। ये जो पॉइंट है, ये जो है कि जो फोर्स बढ़ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक आने का है, मतलब ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम फोर्स। ओके ना, और फिर ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन तो फोर्स कम होना शुरू हो गया, उसके बाद में फोर्स 0 हो गया, फिर ये बॉडी वापस चली गई, तो मतलब कॉन्टैक्ट छूट गया, है ना। तो ये दिस इज हाउ द फोर्स चेंजेस बिटवीन द टू बॉडीज ड्यूरिंग द कोलिजन। हम तो बोल देते हैं कि इंस्टेंटली कोलिजन हुआ, लेकिन उस इंस्टेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज होती हैं। जैसे जो फोर्स है दोनों बॉडी एक दूसरे पे लगा रही हैं वो 0 से मैक्सिमम तक पहुंचता है, मैक्सिमम से 0 पे पहुंचता है। ओके ना, ये टाइम ऑफ कोलिजन कहलाएगा, यहाँ से और यहाँ तक। दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन, डेल्टा टी। तो फोर्स 0 से यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस 0 हो गया, तो ये जो टाइम लगा इसे 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 तक जाने में, ये तो टाइम ऑफ कोलिजन है। उसके बाद में तो बॉडी पीछे चली जाएगी, तो कोलिजन खत्म हो गया, है ना। तो दिस इज हाउ द फोर्स चेंजेस ड्यूरिंग कोलिजन, राइट। तो अब देखो कि होता तो इंस्टेंट में है ये सारा काम, एक बहुत ही छोटे टाइम के अंदर, है ना। कोलिजन जो होता है, अब एक बॉल जाके वॉल से टकराती है तो वॉल के कांटेक्ट में वो कितनी देर तक रहती है, बहुत ही एक छोटे टाइम में। तो बट उस छोटे से टाइम में जो फोर्स है वो ऐसे चेंज हो जाता है, जो एनर्जीज हैं वो काइनेटिक की पोटेंशियल, पोटेंशियल की काइनेटिक, ओके ना, वो कन्वर्जन होता है फास्ट, राइट। अगर पूरा काइनेटिक का पोटेंशियल, पोटेंशियल का वापस काइनेटिक बन गया तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई बॉडी तो इसका मतलब कि बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी रह गई, तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कंसीडर द कोलिजन। जिस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो चुका है, उस टाइम पे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कब होता है ऐसा, जैसे स्प्रिंग में था कि जब इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम होती है उस टाइम पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब ये स्प्रिंग के केस में है। अच्छा, अगर मान लो 2 बॉडीज टकराएं, एक ये आ गई, एक ये, अब ये दोनों आके टकराएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लेते हैं कुछ इस टाइप से मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ये इस टाइम पे मान लेते हैं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉल्स आके टकराई, डिफॉर्म हो गई हैं, तो इस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी v होगी, उल्टी डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी सेम है मतलब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब हो सकता है वो इधर हो सकता है दोनों इधर हो,
ठीक है ना। तो बट एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है बॉडीज के केस में, क्योंकि बॉडीज भी इलास्टिक हैं वैसे ही जैसे स्प्रिंग इलास्टिक होता है। ओके, अब इस इंस्टेंट पे अभी बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये देख लेते हैं कि शुरू में इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है निकाल सकते हैं, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो। इस इंस्टेंट पे कितनी है वो भी निकाल सकते हैं, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर लेना, वेलोसिटी सेम ले लेना। ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये इनसे कम आएगी, इसका मतलब कि देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो लॉस हो रहा है कहाँ जा रहा है, तो ये दोनों बॉडीज के सिस्टम में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडीज इज इक्वल टू इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। मैंने दोनों को एक ही मान ली क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो बात वही है। इसका हाफ m स्क्वायर लिखो, इसका हाफ m स्क्वायर लिखो, दोनों को ऐड करो तो यही बन जाएगा। तो इनिशियल में से फाइनल को इसको माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जो बॉडीज में स्टोर होती है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि जैसे यहाँ पे था कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो x मैक्सिमम होता है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो इसी तरीके से जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर रिफॉर्मेशन होगा। जब रिफॉर्मेशन होगा तो फिर दोनों बॉडीज जो हैं वो रिफॉर्म होंगी और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दोबारा काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, दोनों बॉडीज को मिलेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोलिजन होता है, राइट। अब इसमें इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जब भी फोर्स और टाइम का ग्राफ होता है तो मैंने आपको बताया होगा कि इसका ये जो एरिया होता है ये एरिया हमें क्या देता है, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन। तो एफ इंटू डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा टी, ये टोटल एरिया है। और अब याद करो कि इसी को तो हमने इम्पल्स भी बोला था, तो दिस वाज इम्पल्स एक्चुअली एफ डी टी, और फ्रॉम t1 से t2 बोल दो, 0 से डेल्टा टी, जो भी लिमिट्स हैं। ओके, तो ये इम्पल्स एक्चुअली, सो दिस इज द इम्पल्स, सो दिस एरिया gives you the impulse. Impulse was denoted by J. ठीक है ना, तो इस एरिया से हमारे को J का पता चलता है, किसका, इम्पल्स का। अच्छा, इम्पल्स की वैल्यू जो होती है ये भी बताया था मैंने कि ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फोर्स है तो ध्यान रखना कि मैंने सिस्टम का फोर्स नहीं दिया, सिस्टम पे तो फोर्स 0 है क्योंकि जितना फोर्स ये वॉल पे लगा रहा है उतना ही वॉल भी इस पे लगा रही है, तो पूरे अगर सिस्टम को देखोगे तो नेट फोर्स 0। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स है, या तो इस पे मान लो या उस पे मान लो। ठीक है ना, तो ये एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स है, क्योंकि किसी के दिमाग में चीज आ सकती है कि तो चेंज इन मोमेंटम है और कोलिजन में मोमेंटम तो चेंज होता नहीं, तो इसका मतलब तो 0 हो गया। तो ये चेंज इन मोमेंटम है एक बॉडी का, क्योंकि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल बॉडी, नॉट ऑन द होल सिस्टम। होल सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है क्योंकि दोनों बॉडी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही हैं। तो ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो एक बॉडी पे लग रहा है। ओके ना, तो ये एक बॉडी का फोर्स है जो कि इस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, अब इन चीज़ों के ऊपर हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस। अच्छा देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ही दिया गया है दैट ए बॉल ऑफ मास हाफ kg मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद ए बॉल एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज शोन इन द फिगर। फाइंड नंबर 1
maximum force developed during the collision, and number 2 average force acting on the ball during the collision. ओके, और ये डायग्राम दिया हुआ है. अब एक बॉल जाके बॉल से टकरा रही है, वही वाला केस है जो भी हमने दिया था, जो एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कि एक बॉल है और ये जाती है यहाँ से एंड इट इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा दैट द बॉल इज मूविंग नॉर्मल टू द बॉल. ओके, ये बॉल है, अगर इसके परपेंडिकुलर जा रही है तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट. तो ये हमारी बॉल है और फिर ये यहाँ से टकरा के और सेम स्पीड से ही वापस आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से. ओके, तो अब ड्यूरिंग द कोलिजन जब ये इससे टकराती है तो ये हमारा फोर्स का डायग्राम बन रहा है. ओके, इन्होंने ट्रायंगल की फॉर्म में दिया हुआ है. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने बनाया था, उसमें कर्व दिया था मैंने, पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा था, तो इन्होंने ट्रायंगल की फॉर्म में दे दिया है क्योंकि हम कैलकुलेशन कर पाए जिससे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है जो डेवलप होगा, है ना, जो डेवलप होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा. अब ये कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो इसका तरीका अभी हमने किया था कि इसका जो एरिया होता है, एरिया, so that area gives the change in momentum, है ना, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है. तो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेता हूँ. तो चेंज इन मोमेंटम तो हम पहले यहाँ से निकालते हैं क्योंकि जो मास है वो है हाफ kg. ठीक है ना, मास इज हाफ kg. तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, दोनों को माइनस कर दें तो यू विल गेट द चेंज इन मोमेंटम. तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, अब फाइनल मोमेंटम इसका ये होगा. सो दिस विल बी मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. मास इज हाफ, वेलोसिटी इज 4. ठीक है, एंड माइनस इनिशियल ये होगा. सो दिस शुड बी माइनस हाफ इनटू वेलोसिटी. ठीक, ये माइनस में क्यों लिया है क्योंकि अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी. अगर इसको मैं नेगेटिव लेता तो फिर इसे पॉजिटिव लेता, तो तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी ले सकते हो. तो ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास. चेंज इन मोमेंटम का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है. इसको वेक्टोरियली ध्यान से तब देखना चाहिए जब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी हो. तो चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ओके, तो अगर डायरेक्शन भी ध्यान से निकालना है तब तो आप को माइनस प्लस को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा. और अगर मान लो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो फिर किसी को प्लस ले लो किसी को माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो दिस इज 2 + 2 दैट इज 4. ओके, तो ये 4 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. अच्छा, इसको मैं न्यूटन सेकंड भी लिख सकता था. ओके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अच्छा, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो ध्यान इसमें एक तो ये रखना कि ये मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है टाइम, तो ये 10 मिली सेकेंड है. अब ये बताया था कि ये जो पूरा होता है दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ कोलिजन. जितने टाइम तक कोलिजन हो रहा है मतलब दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में है. तो ये जो बॉल है ये बॉल के साथ 10 मिली सेकेंड तक कॉन्टैक्ट में रहेगी. तो द टाइम ऑफ कोलिजन इज 10 मिली सेकेंड्स, राइट. अब इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ, सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो एरिया इज हाफ इंटू बेस, बेस इज 10 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली में है, मिली मीन्स 10⁻³. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज हाइट, हाइट इज दिस फोर्स. तो दिस इज Fm, मैक्सिमम फोर्स. ठीक है, अब हमें पता है कि जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम है. नाउ एरिया इज दिस एंड चेंज इन मोमेंटम इज दिस. तो दोनों को इक्वेट करके हम मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं. तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ. ठीक है, सो इट इज हाफ इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू F मैक्सिमम इज इक्वल टू 4. तो ये कितना आ जाएगा. सो दिस फोर्स विल बी 800 न्यूटन. ये हमारा मैक्सिमम फोर्स आ रहा है जो कि इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा, है ना, डेवलप होगा. ये 10⁻² है ना, ये 400 बन जाएगा और इंटू 2 800, राइट. अच्छा, ये मैक्सिमम फोर्स है. अब अगर हमारे को निकालना है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो एवरेज फोर्स जो होगा उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं. दैट एवरेज फोर्स इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. तो देखो ये डेल्टा T है ना, दिस इज डेल्टा T विच इज 10 मिली सेकेंड. सो दिस इज डेल्टा T. Now what is change in momentum? Change in momentum is 4. And what is delta T? The time of collision is 10 into 10⁻³. तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दो तो तुम्हारे को एक एवरेज फोर्स पता चल जाएगा. ओके, और जब आप ये वैल्यूज डालोगे व्हाट इज डेल्टा P 4
व्हाट इज डेल्टा टी, 10 इंटू 10⁻³ सो ये वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस इज 400। सो जो एवरेज फोर्स है वो 400 न्यूटन है। तो ये हमारा एवरेज फोर्स हो गया, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स हो गया इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया की हेल्प से। एरिया इज चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स और टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। और ये जो ग्राफ है ये नॉर्मली ट्रायंगल की फॉर्म में इसलिए देते हैं कि आप उसको कैलकुलेट कर पाओ। अदरवाइज अगर कोई कर्व होता तो फिर उस कर्व की इक्वेशन देते, उस इक्वेशन को तुम्हें इंटीग्रेट करके एरिया निकालना होता, ठीक है ना, क्योंकि एरिया तो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई कर्व है तो उस कर्व की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए उसकी, है ना। उस इक्वेशन की हेल्प से इंटीग्रेशन करो और फिर उससे एरिया निकाल लो, राइट। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फिर से दो मासेस दिए गए हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, okay, with velocity 2u and u. Now the question is that the two masses collide head on with coefficient of restitution half. Find number 1 the final velocity of the two bodies, number 2 percentage loss in kinetic energy of the bodies, number 3 maximum potential energy in the bodies during the collision, and number 4 impulse of deformation. ओके अब ये सारे केसेस हमारे को निकालने हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे को करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप अपने आप ट्राई करो और फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, राइट। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ओके नाउ सी, जब भी आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आपको जरूरी लगाना है। अब वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाएं, तो देखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है इस सिस्टम का, तो लेट अस अप्लाई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो जो ध्यान रखना कि इस डायरेक्शन को मान लो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक। तो अब ये कितना है, सो दिस इज m इंटू 2u और इसका हो जाएगा -2m इंटू यू। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम, ठीक, दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव ली गई है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है फाइनली कोलिजन के बाद। तो फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा mv1 और प्लस इसका हो जाएगा 2mv2। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस ही लिया है क्योंकि हमारे को डायरेक्शंस नहीं पता होती, तो जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि v1 v2 तो हमें पता नहीं तो कौन सी बॉडी कहाँ जाएगी, तो इसलिए हम उनको प्लस ही मान के चलते हैं। अगर वो उल्टा होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ओके। तो अननोन क्वांटिटी को कभी साइन नहीं देना, तो ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब mv1 प्लस 2mv2 इज इक्वल टू 0। तो देखो m भी गया, तो v1 इज इक्वल टू -2v2। देखो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि v1 और v2 अगर आपस में विद नेगेटिव साइन आ रहे हैं इसका मतलब कि ये अपोजिट होंगे, ठीक। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाते हैं। तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो लेट अस अप्लाई दिस E v2 मीन्स इसकी वेलोसिटी v2 माइनस v1 इसकी वेलोसिटी v1 फाइनल वेलोसिटी अपॉन u1 माइनस u2। u1 मीन्स फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, तो फर्स्ट बॉडी मैंने इसको माना हुआ है ना, यहाँ पे v1 लिया था तो ये u1 हो गया, तो ये दिस इज 2u माइनस u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसको मैंने v2 माना था तो ये 2 बॉडी हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और ये नेगेटिव साइड में तो इसलिए माइनस u, ओके। अब E कितना है, तो E दिया हुआ है हाफ, तो इसको हाफ डाल देते हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 3u, ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 3u/2। तो अब देखो एक इक्वेशन ये है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन ये है, इनको सॉल्व करके हमें v1 और v2 कैलकुलेट करनी है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ से v1 हमें पता है -2v2, मैं यहाँ डाल देता हूँ v1 की जगह, तो ये बन जाएगा v2 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 3u/2, राइट। और अभी क्या बना, ये प्लस हो गया, सो इट इज 3v2 इज इक्वल टू 3u/2। सो दिस इज 3v2 इज इक्वल टू 3u/2 एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू u/2, ओके। तो v2 का मतलब है ये, इसकी वेलोसिटी देखो पॉजिटिव आ रही है,
पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि इधर की तरफ जाएगी कोलिजन के बाद, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी। अच्छा, अब V1 क्या आएगा, तो V1 इज -2V2, तो दिस इज -2, V2 इज दिस U/2, सो V1 इज इक्वल टू -U। इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो -U के बराबर आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली है। ओके, और ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब कि इधर जाएगी, तो कोलिजन के बाद ये बॉडी इधर जा रही होगी विद वेलोसिटी V2 विच इज इक्वल टू U/2, और ये बॉडी इधर जा रही होगी विद वेलोसिटी V1 विच इज इक्वल टू U। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, अब हमारे को निकालना है फाइनल वेलोसिटीज हो गई परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपको पता है कि परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लॉस, एंड देन लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 इज परसेंटेज, है ना। तो अब वो परसेंटेज निकालने के लिए पहले लॉस निकालते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये लॉस आएगा, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर माइनस करके हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से आप इसको करो। तो देखो, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ m इंटू 2u का स्क्वायर, इसके लिए लिख सकता हूँ हाफ 2m इंटू u का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस में मत ले लेना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है तो वो माइनस में मत ले लेना गलती से भी। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 से यहाँ पे ये बन जाएगा 2mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर दैट इज 3mu स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी इनिशियल। ओके, अब फाइनल निकालते हैं। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv के स्क्वायर, इसकी फाइनल वेलोसिटी थी v1 विच इज u स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर। ठीक, देन प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू इसकी वेलोसिटी फाइनल u/2 का स्क्वायर u स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो अब आप देखो क्या बना, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/4 mu स्क्वायर दैट इज 3mu स्क्वायर बाई 4, है ना। अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल ये है, इसको अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो परसेंटेज लॉस आ जाएगा। सो नाउ परसेंटेज लॉस इज 1 माइनस फाइनल इज 3/4 mu स्क्वायर, इनिशियल इज 3mu स्क्वायर इंटू 100, तो mu स्क्वायर ये पूरा 3mu स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, so 1 minus 1/4 is 3/4, so 300/4 and 300/4 is 75%, तो 75% ये परसेंटेज लॉस आ रहा है हमारा, है ना। 1 minus 1/4, तो 1 minus 1/4 means 3/4 and 3/4 into 100 तो 75, तो 75% लॉस एनर्जी का हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे को आना है इस पे और इस पे। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, तो ये अभी आपको बताया था। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कब लेते हैं, जब जिस इंस्टेंट पे दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है। तो हमें इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करना चाहिए, और देखो जैसे अब जो इसको हटा देते हैं, है ना, ये तो फाइनल था, ये खत्म हो गया काम इसका। अब देखो, जैसे कि हमारी इनिशियल इंस्टेंट है, एक जब ये टकराएंगे तो एक इंस्टेंट अभी बताया था कि मान लेते हैं कि डिफॉर्म हो गई हैं बॉडीज, और इस टाइप से ये डिफॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है, मान लेते हैं भैया ऐसे डिफॉर्म हो गए दोनों बॉडीज। अब जिस टाइम पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी v होगी, सेम होगी। ये मास m है, ये 2m है, और ये दोनों बॉडीज टकराई हैं, और वो इंस्टेंट दिखाया मैंने जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब तुम फिर से कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओ, इसको इनिशियल मानो और इसको फाइनल मानो, राइट। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। फिर से वही करते हैं, इनिशियल मोमेंटम फिर वही आएगा m इंटू 2u माइनस 2m इंटू u, 0। फाइनल मोमेंटम, so this is m into v plus 2m into v, इसका मतलब v is equal to 0, राइट। इसका मतलब है कि ये दोनों वेलोसिटी कितनी हो गई, अभी 0 हो गई है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल कितनी थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली थी 3mu² आई थी ना, इसका हाफ mu² प्लस इसका हाफ m², एक बार दोबारा से कर लो, हाफ m इंटू u 2u का स्क्वायर 4u² प्लस हाफ 2m इंटू u², ठीक। तो दिस विल बी 2mu² प्लस mu² 3mu²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनली यहाँ पे कितनी है, ये तो थी यहाँ पे कोलिजन से पहले। जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे फाइनल 0 है, क्योंकि वेलोसिटी फाइनली 0 आ रही है बाय चांस, ओके ना। ये हर क्वेश्चन में नहीं आएगी 0, राइट। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल को इक्वेट करके फिर निकालते हैं हमेशा वेलोसिटी। अब इनिशियल को इस केस में मोमेंटम 0 था तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गई है, अदरवाइज हर केस में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो वो जो लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके पास होगी, बॉडीज के पास। कितना लॉस हो रहा है, ये पूरा लॉस हो रहा है। सो 3mu² इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली। सो इसका जो आंसर है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज 3mu², है ना। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अभी शुरू में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, फाइनल कितनी है, दोनों को माइनस करो। अब शुरू में तो है ही नहीं क्योंकि दोनों बॉडीज अलग अलग हैं, तो इनमें कोई डिफॉर्मेशन हो नहीं रहा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिख दो ना अगर कंफ्यूजन है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मीन्स यहाँ पे, इनिशियल मीन्स यहाँ पे कितनी है 0, क्योंकि देयर इज नो डिफॉर्मेशन, तो ये 0। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3mu²। ये हमारा आंसर आ गया। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो देखो ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की। इसके बाद में तो डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से मान लो एक बॉडी कंसीडर करो, यहाँ से इस स्टेज तक पहुंचने में डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब तुम्हें इम्पल्स निकालना है ड्यूरिंग दिस डिफॉर्मेशन। तो व्हाट इज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम, किसी भी एक बॉडी का निकाल दो। तो चलो इसका निकालते हैं। चेंज मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज फाइनल, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, सो मास इंटू 0 माइनस इनिशियली कितना है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू 2u, तो m इंटू 2u कितना आ गया, माइनस 2mu। ये है हमारा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन दिस बॉडी। ऐसे अगर तुम चाहो तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दूसरी बॉडी में भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये हमारा तरीका होता है एक्चुअली। तो अब इस टाइप से तुम्हारे को क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ओके। बहुत मुश्किल नहीं होते क्वेश्चंस, लेकिन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, है ना। तो अब आगे जो है वो अभी हम और एक क्लास और लेंगे इसी के ऊपर, कोलिजन के ऊपर, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, राइट। तो चलो अब आगे नेक्स्ट टाइम।